आप में से हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे हों जो मेरे बारे में सब कुछ नहीं जानते। मैं पुंछ का रहने वाला हूँ, प्रॉपर सिटी में। हो सकता है आप में से कुछ लोग पुंछ गए हों कभी। हालांकि मैं पुंछ में ही पैदा हुआ, लेकिन मेरे माँ बाप पुंछ के रहने वाले नहीं थे। वो जो जिसको कुछ लोग मकबूजा कश्मीर बोलते हैं, कुछ आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ एक सिटी है रावलाकोट। मेरे माँ बाप 47 में वहाँ से पुंछ माइग्रेट कर गए थे। मुल्क तकसीम हुआ था तो उसके साथ साथ हमारी पुंछ भी तकसीम हुई। मैंने मैट्रिक 1979 में की थी पुंछ बॉयज़ हायर सेकेंडरी। मैं पुंछ डिग्री कॉलेज का ग्रेजुएट हुआ 1983 में। जम्मू यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की थी ज़ूलॉजी में। ज़ूलॉजी समझते हो ना, यानी इल्म हैवानात और जीव विज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं। उसमें पीजी की मैंने 1985 में। 31 दिसंबर को रिजल्ट निकला मेरा, और मैं जनवरी के 31 दिन अनएम्प्लॉयड रहा, और 1 फरवरी 86 सड़क बिल्कुल सिंगल हुआ करती थी। रजौरी से वहाँ तक जाते 4 घंटे लगते थे। पहले तो 3 घंटे रजौरी तक, उसके बाद 4 घंटे बुदल तक। समझ लो कि फुल डे लग जाता था, लेकिन हम रोज़ वहाँ से आते नहीं थे। वहाँ मैंने 5 साल दिए, क्योंकि ज़ूलॉजी में लेक्चरर्स की तादाद जो पुंछ के रहने वाले थे हमारी सबसे ज़्यादा थी। तो मुझे याद है उस वक्त 15 स्कूल हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट में हायर सेकेंडरी, और हम ज़ूलॉजी के लेक्चरर 25 थे। तो 10 पुंछियों को हमेशा पुंछ से बाहर रहना पड़ता था। तो उसमें 5 साल मैंने भी राजौरी डिस्ट्रिक्ट के उस दूर दराज इलाके में दे दिए। उसके बाद मैं पुंछ में आ गया, फिर मैं 10 साल डाइट पुंछ में रहा। वो मेरा एक लंबा टेंडर डाइट के लिए था। उसके बाद में मेंढर में मैंने 2 साल दिए, हायर सेकेंडरी स्कूल हरनी में। और उसके बाद वापस पुंछ बॉयज़ हायर सेकेंडरी, जहाँ मैं 2 बार रहा, बाद में एज प्रिंसिपल रहा। तो वहाँ लगभग 4-4.5 साल मैंने दिए। उसके बाद एक और स्कूल है हमारा वहाँ, चंडक हायर सेकेंडरी स्कूल चंडक। उस चंडक में मैंने लगभग 1 ही साल दिया। 2009 की जनवरी आ गई, और फिर मुझे प्रमोशन मिल गई एज प्रिंसिपल। फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल हंदवाड़ा में चला गया। 2 साल वहाँ देने के बाद मैं वापस अपनी डिस्ट्रिक्ट की दूसरी तहसील सुरनकोट में हायर सेकेंडरी स्कूल लसाना में रहा 3-3.5 साल। वहाँ से अगेन बैक फिर राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आया। दूसरा टेंडर 5 साल पहले दे चुका था, लगभग 2.5-3 साल एज प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जमोला में दिए। जमोला के बाद में फिर चला गया पुंछ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में दूसरी बार। पहले एज सीनियर लेक्चर था, फिर एज प्रिंसिपल। वहाँ लगभग मैंने 4.5-5 साल दिए। उसके बाद ये इलाका नहीं देखा था, तो फिर मैं इधर आ गया। इस इलाके में मैंने पहले सर्विस नहीं की थी, लेकिन फिर भी पुंछ से बाहर मैंने सर्विस की थी। तो ये सारा सफ़र समझ लो कि 37 साल 2 महीने का ये रहेगा, इफ़ एवरीथिंग गोज ऑन स्मूथली, 31 मार्च तक। मैं कोई पीछे से अमीर आदमी नहीं था,
और ना ही मैं आज अमीर हूँ। मेरे फादर साहब 1947 से पहले टीचर थे और 47 में जब पार्टीशन हो गई तो वो यंग थे उस वक्त, ही वाज जस्ट 22। तो उन्होंने पेन टेबल पर रखा और गन उठा ली, आर्मी ज्वाइन कर ली। बॉर्डर डिफेंड करना था, उसी इलाके में गड़बड़ थी। तो वो फिर 1966 में वो सूबेदार रिटायर हो गए थे आर्मी से, 1966 में। तो ये थी मेरी सिंपल सी फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, एज टीचर मैंने इतना ज़रूर किया था कि भाई पंक्चुअलिटी जो थी वो मेरे रूटीन में थी। कई बार ऐसा होता है कि आदमी को शुरू में अच्छा गुरु मिल जाए तो वो उसकी खुशकिस्मती होती है कि वो उसको सिखा लेता है। तो जब मैं टीचर लगा अपने घर से 45 किलोमीटर दूर मेंढर तहसील में हाई स्कूल भाटादुड़िया उस जगह का नाम है, तो वहाँ मेरे हेडमास्टर थे अब्दुल मजीद खान जी, कॉम्पिटेंट फेलो, पर्शियन का पोस्ट ग्रेजुएट था, बट इंग्लिश का भी अच्छा खासा कीड़ा था। उस आदमी से मैंने उस 1 साल 3-4 महीने की जो एज टीचर मेरी सर्विस रही है, उस आदमी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मैं एक बार जस्ट 8 मिनट लेट पहुंचा। वहाँ से मुझे 2.5 घंटे लगते थे उस 45 किलोमीटर पर, सड़कें टाइट होती थी। आज 1.25 घंटे में हम राजौरी पहुंच जाते हैं, लेकिन उस वक्त 2.5 घंटे में वो 45 किलोमीटर कवर होता था। आज 2.25 घंटे में हम 92 किलोमीटर राजौरी तक आ जाते हैं। पहले से सड़क बेटर हो गई। तो मैं लेट पहुंचा तो उन्होंने अराइवल पर कैजुअल लीव मेरी लगा दी थी। तो अब यंग मैन में आई वॉज जस्ट 22। जैसे एमएससी की उसके बाद भर्ती हो गई। तो मैंने ऐसे उनसे पूछ लिया, सर ये आपने मेरी लीव लगा दी। तो मुझे कहते हैं, मिस्टर शर्मा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। मैंने ऐसे टाइम देखा, उस वक्त घड़ी उनका रवाई था, मोबाइल ने घड़ी को छुड़ा दिया। मैंने कहा सर 10:09। कहते हैं स्कूल टाइम क्या है? मैंने कहा सर 10। तो मुझे कहते हैं इफ यू आर 1 मिनट लेट यू आर लेट, माइंडेड जेंटलमैन। ये उस आदमी ने मुझे कहा। और उसके बाद मैं वहाँ लेट नहीं हुआ। यानी उस 1986 की अभी मेरी 2-3 महीने सर्विस थी। उसके बाद मैं 2009 में जाके प्रिंसिपल बना। यानी 1986 से लेकर 2009 तक मेरे किसी ऑफिसर ने मुझे ये सवाल नहीं पूछा कि शर्मा तुम लेट क्यों, क्योंकि मैं कभी लेट गया ही नहीं गया। तो नहीं गया, गया तो वक्त से पहले गया। तो इस मामले में मैं अब्दुल मजीद खान जी अभी जिंदा हैं, बुजुर्ग हैं काफ़ी। जब मैं सीईओ बन गया था, इधर आया था, तो उनका बेटा मुझे फ़ोन कर रहा था, जहीर कैफी नाम है उसका, पुंछ में ACR है। मेरे पहले स्टूडेंट जो पढ़ाए थे उनमें वो भी था। तो उसने फ़ोन किया कि पापा बोल रहे हैं कि शर्मा साहब को मिलना है। मैंने कहा मैं इधर किश्तवाड़ पहुँच गया हूँ। तो वो कहने लगा कि इन दिनों इधर आए थे। तो वो कह रहे, उनको मैंने बताया कि सर सीईओ बन गए। तो वो कहना यार उनका घर कहाँ है, मुझे उधर ले जाओ। तो इसलिए मैंने फ़ोन किया। तो उस आदमी का मैं कहता हूँ कि बड़ा योगदान है कि उसने मुझे फर्स्ट लेसन सिखा दिया कि नौकरी कैसे करनी। तो उसके बाद मेरे किसी यार हेडमास्टर तो मेरा कोई रहा नहीं, प्रिंसिपल ही थे, क्योंकि हायर सेकेंडरीज में ही की सर्विस। तो किसी प्रिंसिपल ने मुझे ये नहीं बोला कि लेट क्यों आए हो, क्योंकि मैं लेट गया ही नहीं। अगर मैं मेंढर सर्विस करता था तो उधर ही रहता था। अगर सैटरडे को निकलना है तो निकलना है, अगर फ्राइडे शाम को निकलना है, सैटरडे को नहीं आना है, तो प्रिंसिपल को बोल देना है कल की छूट दे दो मुझे। और वो मुझे दे देते थे, क्योंकि उनको पता था ये वक्त पर आता है और काम करता है। तो ये एक आदत, ये मेरी गुजारिश रहेगी आप लोगों से कि ये आदत डालो।
कुछ नहीं होता। बाकी ये सब बहाने होते हैं, ऊपर वाले की गेम है। आप ये सोचो कि बच्चे पालने हैं, ये करना है, वो करना है, ये नहीं होता। ये हम समझते हैं कि हम कोई बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैडम घर से 30 किलोमीटर दूर मंडी ब्लॉक में, शायद आपने बुढ़ा अमरनाथ का नाम सुना होगा, वहाँ से 4-5 किलोमीटर ऊपर मैडम ये फिजिकल एजुकेशन में थी। तो बच्चे छोटे थे तो सर्विस करती रही। मैंने कभी इसके स्पोर्ट्स अफसर को नहीं कहा कि बच्चे छोटे, और इसने वहाँ लगभग 5 साल सर्विस की, बाद में ट्रांसफर हुई, उसके बाद घर के आसपास। लेकिन मैं इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसने भी मेरी बात सुनी। इसके भी किसी हेडमास्टर ने या प्रिंसिपल ने कभी इसको ये नहीं कहा कि मैडम आशा तुम लेट क्यों आई। हमारा सिस्टम ही ऐसा चल रहा है। यही सबक हमें भी आपसे सीखना चाहिए। तो ये कुछ नहीं होता। आप अगर नॉर्मली 6 बजे उठते हैं, लेटेडली 5:30 उठ जाओ, आधे घंटे में बड़ा काम हो जाता है। अगर 4-5 आदमी की ब्रेकफास्ट भी बनानी है, हार्डली मैटर में 1 घंटा लगेगा। आपको आते था 7 बजे उठने की, कमान 5:30 उठ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। और एक बात और याद रखना, बीइंग बिग ब्रदर, आप कहीं भी रिसर्च कर लो, एक स्टैटिस्टिकल डाटा इकट्ठा कर लो, वो जो बच्चे जितने हैं वहाँ से स्टडी करो। वो बच्चे जो पढ़ाई के दौरान सुबह जल्दी उठते थे, आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि लेट उठने वाले उनसे आगे चले गए। ये कुदरत का कानून है। जो सुबह जल्दी उठता है वो हमेशा आगे होता है। लेट उठने वाले को कभी ऊपर वाला भी आगे नहीं जाने देता। और जल्दी उठने वाला हर एस्पेक्ट में, इवन अगर आप हेल्थ स्टडीज करो, आपको मरीज जितने यंग मिलेंगे, 35-36 साल के मरीज, अगर उनसे पता लगाओ कि इनकी आदत क्या थी, स्टूडेंट वो सुबह 9 बजे उठते थे। लेट उठने वाला बीमार नहीं तो उठता है। क्योंकि आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर आप नेचर के साथ तालमेल रख के आगे चलते हैं, नेचर आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि नेचर कहते हैं कि बड़ा मेहरबान भी है। लेकिन अगर आप इफ यू गो अगेंस्ट द नेचर, ये आपको लिक्विडेट कर देगा, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक भी है। लिहाजा हम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते और हमें जाना भी नहीं चाहिए। रही बात के 2009 से लेकर आज तक मैं कह सकता हूँ अफसरी की या प्रिंसिपल बन गया था, मैंने हमेशा एक कोशिश की है। एक लफ्ज़ जो आम तौर पर आपने शायद ऑफिसर्स के दिमाग में देखा होगा कि भाई ये है, ये सब मेरे सबॉर्डिनेट हैं। ये सबॉर्डिनेट लफ्ज़ 2009 से लेकर आज तक मेरी डिक्शनरी में नहीं। मैं काफ़ी साथी ये जो मेरे साथ काम करते हैं, मैं इनको भी बोलता रहता हूँ कि नहीं भाई खुल के बात करो, चक्कर काम करने का है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अगर एक ऑफिसर आप लोगों को सबॉर्डिनेट समझना शुरू कर देगा तो फिर आपके बीच एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा और ऑफिसर के बीच भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होगा। अब आप सोच रहे होंगे ऑफिसर के बीच इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे पैदा होगा। बात ऐसी है कि दुनिया में कॉम्प्लेक्स सिर्फ एक ही होता है, वो होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं। ये मिसनॉमर टर्म दे दी है किसी ने इंग्लिश में। देयर इज नथिंग लाइक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाथी में ताकत ज्यादा होती है, वो बोलता कभी किसी को मुझे ताकत ज्यादा है, कुत्ते को कम होती है, भौंकता ज्यादा है। ये नेचर है भाई। जिसमें ताकत होती है वो जाहिर नहीं करता, उसे जरूरत भी नहीं होती है जाहिर करने की। तो अगर एक आदमी को थोड़ी ऊंची सी कुर्सी मिल गई और अगर वो बाकियों को अपने से इंफीरियर समझना शुरू कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस कुर्सी तक वो पहुंचा है, अपने उस बिहेवियर से, अपनी नाकाबिलियत
छुपाने की कोशिश करता है। वो बिहेवियर उसका शील्ड है, ताकि किसी को मेरी ये इतनी नालायकी पता ना लग जाए। ये बेसिकली एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि आप दूसरे को अपने से नीचे समेट। मेरी हमेशा यही फिलॉसफी रही है कि भाई जो मेरे साथी मेरे लिए काम करते थे, चाहे वो स्कूल में करते थे, चाहे इस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग करते थे, मैंने हमेशा अपने साथी को एक हथियार के तौर पर समझा है। आप मेरे हथियार हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक काम दिया है। वो काम है जिहाद अकबरी, सबसे बड़ा जहां क्योंकि जिसको हम धर्मयुद्ध भी बोलते हैं। भाई धर्म योद्धा या जिहादी, अगर उसको ढूंढना है तो वो सिर्फ टीचर्स ही हैं, आप लोग हैं जो काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ फ्रॉडुलेंट लोगों ने भी अपने पीछे ये ठप्पा लगाया इस दुनिया में बड़ी बार के हम होली वॉरियर्स हैं, हम धर्म योद्धा हैं, हम जिहादी हैं। कोई नहीं था, ये सब फ्रॉडुलेंट लोग हैं। अगर कोई जिहादी है वो सिर्फ और सिर्फ आप हो, क्योंकि वो जो काम एक जिहादी को करना चाहिए वो तो सिर्फ टीचर कर रहा है भाई। तो ये बाकी कौन है? ऐसे फ्रॉडुलेंट लोग, अपनी अपनी फिलॉसफी करने वाले। लिहाजा आपका काम सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमारा काम क्या है? एक आदमी को इंसान बनाना, और ये सबसे मुश्किल काम है। लोग आंखें बंद करके एक बच्चे को आपके पास भेज देते हैं, बच्चियों को भेज देते हैं। भाई वो किसी पटवारी के पास क्यों नहीं भेजते? पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं भेजते? आप तो हॉस्पिटल भी अगर डॉक्टर को भी दिखाने जाते हो एक बच्ची को, तो साथ कोई ना कोई जाता है, लेकिन टीचर के पास उसको अकेले भेज देते हो। भेजते हैं ना लोग। हमें इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि लोग आंख बंद करके आप लोगों पर विश्वास करते हैं। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। और उनका वो जो यकीन है, विश्वास है, उसको तोड़ने की कोशिश मत करो। क्योंकि अगर विश्वास एक ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेन करने में सदियां लगती हैं किसी भी सेक्शन से, यानी हम भी एक सेक्शन है टीचर, बट अगर कहीं वो टूट गया तो फिर सदियां लगेंगी दोबारा उसे मेंटेन करना। लिहाजा मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी, बीइंग बिग ब्रदर, ये जो लोग आप पर विश्वास करते हैं, यकीन करते हैं, इस यकीन को कभी ठेस ना पहुंचे। मैं अपने साथियों से अक्सर ये कहता रहता था, मैं खुद आप लोगों को जितना मर्जी तंग करूं, टॉर्चर करूं, भाई ये घर है, घर के अंदर तो कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन मैं कभी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता कि घर के बाहर वाला आदमी आपको बहुत अच्छा, ये मेरी बात नहीं। इवन कई बार मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को अनड्यू प्रोटेक्शन भी दी है, जिससे मेरे बड़े ऑफिसर भी मेरे साथ नाराज हुए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक वक्त ऐसा था, मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि फलां टीचर को सस्पेंड करो। एक दिन इसको सुना रहा था मैंने नहीं किया। 5 दिन, 6ठे दिन क्लियर हो गया कि वो अरेस्टेड नहीं था, नहीं किया। हालांकि डायरेक्टर भी हमारी साइड का था, थोड़ा सा पागल आदमी था। आप जानते हो कि गुलजार कुरैशी, नाम सुना है ना? हमारी साइड का था, मैं उसको अच्छे तरीके से। तो मेरा एक दोस्त था जब मैं लसाना में था, उसका नाम था अकबर सोज, मेरा क्लास फेलो, मेरे से भी 1000 गुना जेंटलमैन, ऑनेस्ट। मैं उसको जानता था। मेरा सीईओ मुझे कहता है इसको सस्पेंड क्यों नहीं करते? मैंने कहा मुझे करवा ले सस्पेंड। अकबर सोज मेरा क्लास फेलो है, मैं अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कब बेईमानी कर दूँ, बट मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ ये कभी बेईमानी नहीं किया। तो हर आदमी का अपना अपना एक आउटलुक होता है, एक व्यू पॉइंट होता है, एक विजन होती है। टीचर की विजन क्लियर होनी चाहिए। तो अपनी विजन क्लियर रखो, और समाज जो है, जो बच्चे आपके पास भेज देता है, आने वाली सोसाइटी कैसी होगी इस ठाकराई और इस सारे इलाके की, ये आपने तय करना है, ये किसी सरपंच ने तय नहीं करना है। इसलिए जिम्मेदारी आपकी है। जो चीज़ आप पैदा करोगे, ठीक है,
जेनेटिकली माँ बाप बच्चा पैदा कर देते हैं, वो दुनिया के सारे जानवर करते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है। इम्पोर्टेंट काम आपका है कि वो आदमी की शक्ल में आपके पास आया है, आपने उसे इंसान बनाया है, क्योंकि वो है सिंपली मैन और वुमेन, आपने उसको पर्सन बनाना है, क्योंकि जब वो पर्सन बनेगा तो उसके बीच पर्सनैलिटी डेवलप होगी। तो ये पर्सन बनाने का काम तो आप कर रहे हो। कभी अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना है आपने, क्योंकि मैंने कहा ना, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स सिर्फ उन लोगों में होता है जो अपनी नाकाबिलियत छुपाने की खातिर दूसरे पर धौंस लगाते हैं। दुनिया में एक ही कम्प्लेक्स है, मैंने पहले बोला आपको, इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स। सुपीरियर के पास कोई कम्प्लेक्स होता ही नहीं। अगर कहीं है तो मुझे इसको साबित करके बताएं। तो रही बात कि भाई अब मैं आपके साथ इस किश्तवाड़ में थोड़े दिन ही हूँ, उसके बाद मैंने बैक टू पेवेलियन पुंछ चले जाना है। देखिए, ये सर्विस लाइफ जो है, जब आदमी लगता है तो एक बड़ा जोश और बलबला होता है। तो ठीक है, समाज में अलग अलग तरह के लोग जो हैं आपको मिलेंगे, जो कभी कभी आपको तंग भी करेंगे, क्योंकि टीचर के बारे में अक्सर बोल दिया जाता है, वो नहीं स्कूल जाता, वो ये नहीं करता, वो ये नहीं करता। चलता है, ये चीज़ें मेरे पास भी पहुंचती थी, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को अपने तरीके से डील किया। मैंने कभी किसी बाहर के अटैक को आप पर नहीं आने दिया। भाई अगर आप आंसरेबल हैं तो मैं पूछ लूँगा ना, किसी दूसरे को क्या ज़रूरत है। एक घर में अगर कोई गड़बड़ करता है तो घर का मुखिया ही पूछेगा ना कि गांव का नंबरदार आके पूछेगा कोई जी भाई घर में क्यों इंटरफेरेंस। तो मेरा इस तरह का एक एटीट्यूड शुरू से रहा है। हाँ, ये है कि यार सीईओ ज़्यादा वक्त काम करने का मौका नहीं मिल सका, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी थी। इस वक्त भी मेरा कोई जॉइंट डायरेक्टर मेरे से सीनियर नहीं है। जितने जॉइंट डायरेक्टर हैं 5 से 7 साल सीनियर है, जूनियर है मेरे से। 87 का लेक्चरर कैडर का कोई आदमी आपकी डिपार्टमेंट में है ही नहीं, मैं अकेला आदमी। अगर जॉइंट डायरेक्टर सारे मेरे से जूनियर हैं तो सोच लो बाकी सीईओ, कुछ सीईओ मेरे से 1 सदी जूनियर है, क्योंकि मैं 1987 का लेक्चरर यानी 20वीं सदी का लेक्चरर। कुछ सीईओ मेरे से सीनियर है जो 21वीं सदी के लेक्चरर, यानी मेरे से एक सदी भी मेरे सीनियर साथी जूनियर हैं। चलो उनको वो प्रेफरेंस मिल गया, कुछ गवर्नमेंट की रही, रेगुलराइज करने में देरी कर दी उन्होंने, नहीं तो मुझे 7-8 साल जॉइंट डायरेक्टर बने हुए हो जाने चाहिए थे। अब ये इसमें मैं नहीं कहूँगा कि हम कई बार बेंड हो जाते हैं, हथियार फेंक देते हैं, तो मैं ये कहूँ जी ऊपर वाले ने ऐसा लिखा था, नहीं ऊपर ये नीचे वालों ने लिखा हुआ था, इसमें ऊपर वाले को मैं इन्वॉल्व नहीं करता। मैं इस मामले में थोड़ा सा अलग तरह का आदमी। तो ये आदमी एंट्री करता है, प्रमोशंस होती हैं, सस्पेंशन होती हैं, डिमोशंस होती हैं, रिटायरमेंट, ये एक लंबा सीरियल है जिसके डिफरेंट एपिसोड हैं। तो ये समझ लीजिए कि मेरी जो सर्विस लाइफ है ये उसका लास्ट एपिसोड है। ठीक है, रिटायरमेंट है, सर्विस से रिटायर होना है, क्योंकि एक टाइम रखा हुआ है, भाई इस टाइम तक आप कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, करते रहेंगे, जो भी ठीक लगेगा, सूटेबल लगेगा, वो हमने करना ही करना। हाँ, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर हमारे बारे में कुछ दुआ करना चाहते हो तो दुआ सिर्फ एक ही करना कि हमारी सेहत ठीक रहे, क्योंकि यही एक चीज़ है, जब तक ये ठीक है सब ठीक है। तो ठीक है। इस वक्त तक मैं खुद समझता हूँ कि शायद ऊपर वाले की और उसकी दया और साथियों की दुआ से अभी तक ठीक चल रहा है। बाकी रही उसकी मर्जी, लेकिन कहते हैं कि कई बार दुआ ज़्यादा काम आती है, तो इसीलिए मैंने आपको ये कहा भी अगर कोई दुआ कर रही है, बस यही दुआ कर रहा है कि भाई हम ठीक रहें। अगर ठीक हैं तो फिर सारे काम हो जाएंगे, अगर कहीं गड़बड़ हुई तो बात खत्म भाई, अपने दरवाजे के अंदर ही बैठना पड़ेगा और तो कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उम्मीद रखता हूँ
कि जो बातें मैंने आपके साथ की एज बिग ब्रदर, आप उन पर पूरी अमल करने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए भी है और आपके समाज के लिए, क्योंकि आपके समाज को और कोई नहीं पूछेगा। आगे कैसा नक्शा बनेगा समाज का, ये आपने तय करना है, किसी और ने नहीं करना। तो फिर कभी मुलाकात होगी। आप सब लोगों का फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज कुछ ज़्यादा वक्त आप बैठ गए, और पर्टिकुलरली लेडीज़। खैर चलो, अगर आप बैठ के आ गए तो अच्छी बात है, वैसे भी आज वुमेन्स डे वुमेन्स डे पर भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं हम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता है फिर कभी मुलाकात हो।